हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 32वां वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम असहयोग आंदोलन के बचे हुए बिंदुओं को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद नए चैप्टर की तरफ, नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। पिछले वीडियो में हम असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट है इसी क्रम में माखनलाल चतुर्वेदी जी की गिरफ्तारी के बारे में। अभी भी असहयोग आंदोलन कंटिन्यू है और 1921 का ही समय है। 1921 के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी जी बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन में शामिल हुए हैं। ठीक, अब इस सम्मेलन में चतुर्वेदी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ओजस्वी भाषण दे दिया। लोग जो है वो बिल्कुल भाव विभोर हो गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने मरने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। इन चीज़ों से घबरा करके अंग्रेज़ों ने 12 मई 1921 को जबलपुर से इनको गिरफ्तार करके बिलासपुर जेल में बंद कर दिया। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को गिरफ्तार करके और बिलासपुर में बंद कर दिया गया। और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जेल में रह करके इन्होंने कुछ किताबें या कुछ कविताएं लिखी हैं जिनके बारे में प्रश्न ज़्यादा पूछा गया है परीक्षाओं में। इनकी रचनाओं में एक है पुष्प की अभिलाषा। मुझे उम्मीद है कि सभी ने बचपन में अपनी हिंदी की किताब में पुष्प की अभिलाषा कविता ज़रूर पढ़ी होगी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, ये पुष्प की अभिलाषा से संबंधित एक प्रश्न है कि एक फूल जो है वो क्या चाहता है। ठीक है, तो ये जो कविता थी उस समय क्रांतिकारी नेताओं और जो भारतीय सैनिक थे उनके भीतर आज़ादी के उमंग, आज़ादी के लिए एक प्रेरणादायक कविता के रूप में उभर करके आई थी। और इससे घबरा करके ब्रिटिशर्स ने ओजस्वी भाषण की वजह से तो इनको गिरफ्तार किया ही था, लेकिन इन्होंने जेल में बैठ करके ही लोगों को और ओजस्वी भाषण या और एक और ओजस्वी कविता समर्पित कर दिया। ठीक है, उस कविता का नाम था पुष्प की अभिलाषा। ये कविता लिखा गया कब? 18 फरवरी 1922 को। महत्वपूर्ण यह है कि जेल में इन्होंने कौन सी कविता का रचना किया है। प्रश्न बस यही पूछा है। कविता थी पुष्प की अभिलाषा। गिरफ्तारी कब हुई है? गिरफ्तारी हुई है 12 मई 1921 को। ठीक, इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी एक साहित्यकार तो थे ही, इन्होंने कर्मवीर नाम की एक पत्रिका का भी संपादन किया है। ठीक, इसमें माधवराव सप्रे और विष्णुदत्त शुक्ल इनके सहयोगी थे। तो कर्मवीर पत्रिका के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो संपादक थे चतुर्वेदी जी। ठीक, इसके बाद में अगला प्रश्न है केंद्रीय राजनेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन। केंद्रीय राजनेता मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर जो फेमस लीडर्स थे। तो भारत में राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सभी प्रमुख लीडर्स थे। इन सभी का आगमन हुआ है 1921 के असहयोग आंदोलन के समर्थन के लिए। ठीक है, इसके प्रचार के लिए, असहयोग आंदोलन के प्रचार के लिए सभी छत्तीसगढ़ विजिट किए थे। अगला है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के बारे में। वैसे छत्तीसगढ़ में कई जंगल सत्याग्रह हुए हैं। जंगल सत्याग्रहों का सिंपल सा मतलब ये है कि आदिवासी जनता जंगल को बचाने के लिए, भाई ये जो जमीन जंगल है ये मुख्य रूप से आदिवासियों की संपत्ति है जो वहाँ पे रह रहे हैं और उन जंगलों का संरक्षण कर रहे हैं। उन्हीं पे उनका जो पूरा जीवन टिका हुआ है। लेकिन ब्रिटिशर्स अचानक से यहाँ पे आए और उन्होंने जंगलों को अपनी निजी संपत्ति समझा और सभी को उन जंगलों से बेदखल कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ के जो आदिवासी थे जो कि उन जंगलों पर पूरी तरीके से निर्भर थे जीवन यापन के लिए, उनको भी बेदखल कर दिया। तो इन सभी कानूनों से जो लोकल जनता थी वो परेशान होने लगी और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगी। इसी को कहा जाता है जंगल सत्याग्रह। सबसे पहले जंगल सत्याग्रह हुआ है सिहावा नगरी में। ठीक है, वर्तमान में सिहावा नगरी कहाँ पे है, किस जिले में आएगा बताइएगा। तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ है 21 जनवरी 1922 को। ठीक है, और इसको हम प्रथम जंगल सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इस सत्याग्रह में प्रमुख नेता कौन कौन थे? हालांकि यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं गया है पर भविष्य में पूछा जा सकता है, तो 2-3 नाम याद रखिएगा।
श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, शोभाराम साहू, बाली ठाकुर। हालांकि यहाँ से वाकई में कोई प्रश्न पूछा नहीं गया अभी तक, और जो महत्वपूर्ण नेता हैं उन्हीं के बारे में ही, जो धमतरी के अन्य महत्वपूर्ण नेता हैं उनके बारे में तो जरूर प्रश्न पूछा है, पर इनके बारे में कभी भी प्रश्न नहीं पूछा है। ठीक, इसके अलावा बाकी के जो इवेंट्स हैं वो लगभग सभी सत्याग्रहों में लगभग सेम है। नोट में कुछ बिंदु हैं, इनको याद रखिएगा। इस आंदोलन में नेतृत्वकर्ता के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा और उनके सहयोगी नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव इन्होंने किया है। अब इनके नाम से प्रश्न पूछा गया है। ठीक, ये जो शुरुआती लीडर्स थे, इनके गिरफ्तार होने के बाद में पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, इन्होंने इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया है। इन तीनों के बारे में प्रश्न पूछा गया है और बार बार पूछा गया है। ठीक है, और बाद में इनको भी गिरफ्तार करके इन पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है? जो शुरू के नेतृत्व करता है इनसे प्रश्न नहीं पूछा है। जो इनके गिरफ्तार होने के बाद में जो नेतृत्वकर्ता आए या नेता आए, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा है। मुख्य रूप से 3 नेताओं का नाम याद रखिएगा, सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक, अगला है रायपुर राजनीतिक परिषद। ठीक, रायपुर राजनीतिक परिषद का सम्मेलन 23 मार्च 1922 को हो रहा है। रायपुर में ही हो, नाम से ही है रायपुर राजनीतिक सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं उमाकांत बलवंत घाटे। और इस अधिवेशन में क्या ऐसा घटना हो गया कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है? तो इस अधिवेशन में याद रखिएगा, ये जो मीटिंग होती थी इसमें एंट्री फीस रखी गई थी। ठीक है, मतलब यहाँ आने के लिए एंट्री फीस पे करके या फिर एक पास लेकर के आना पड़ता था। अब वो पास जो है वो यहाँ के जो लीडर्स थे उनके लिए जारी किया जाता था। अब इस बैठक में कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है क्या, ये चेक करने के लिए पुलिस अधीक्षक लोग यहाँ पे एंट्री करना चाहते थे, लेकिन इस मीटिंग में एंट्री करने का परमिशन नहीं दिया जाता है पुलिस अधीक्षकों को या फिर जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको। ठीक है, तो उनको प्रवेश नहीं दिया गया। इससे नाराज होकर के पुलिस ने जो लीडर थे, यहाँ के जो लोकल लीडर थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, इनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो इस परिषद में महत्वपूर्ण क्या है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से? इस परिषद की या इस मीटिंग के लिए एक फीस रखा गया था, लेकिन पुलिस लोग वो फीस पे नहीं करना चाहते थे, सीधे इस मीटिंग में एंट्री करना चाहते थे। देखना चाहते थे कि कोई असंवैधानिक गतिविधि तो नहीं हो रही है या फिर इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि उन्हें एंट्री करने के लिए कहा गया कि पहले आप फीस पे कीजिए या आप पहले पास लेकर के आइए, उसके बाद आप मीटिंग में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उनका ईगो इस चीज़ से हर्ट हुआ और उन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया। बस इतनी सी स्टोरी है इस इवेंट के बारे में। 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। कब हुआ यह सम्मेलन? मार्च 1922 में, 23 मार्च 1922। 23 मार्च बहुत महत्वपूर्ण तिथि है भारत के इतिहास के लिए। ठीक है, तो क्या है इस तिथि को याद रखिएगा। 23 मार्च का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? 23 मार्च 1922 को यह अधिवेशन रखा गया था जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तारी हो जाती है। इस पूरी घटना का उल्लेख गांधी जी ने अपने समाचार पत्र नवजीवन में किया है। बस ये चीज़ एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखना है। अगला है पंडित सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी। 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की भी गिरफ्तारी हो गई थी। ठीक है, क्योंकि देश भर के जो महत्वपूर्ण नेता थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी भी इसी क्रम में हुई है। इनको रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया और इसी जेल में बैठ करके इन्होंने जेल पत्रिका का संपादन किया है। इसी जेल पत्रिका को हम कृष्ण जन्मस्थली के नाम से भी जानते हैं। यह 18 पेजों की एक पत्रिका थी। इसके बारे में हमने भी पिछले वीडियो में ही चर्चा किया था। ठीक, इसकी चर्चा हमको बार बार मिलेगी। तो रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद होकर के सुंदरलाल शर्मा जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? जेल पत्रिका का, जिसका वास्तविक नाम था कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका। 1922 में इसको लिखा गया। अगला है स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी और छत्तीसगढ़। अब ये स्वराज पार्टी क्या है? शायद पिछली वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था कि कांग्रेस अलग अलग समय में विभाजित होती रही है।
एक तो हमने देखा था 1907 में सूरत में जो बैठक हो रही थी, वहाँ पे नरम और गरम दल नाम के दो हिस्से बढ़ गए थे कांग्रेस से। एक और विभाजन होता है 1922 में। 1922 में कौन सा विभाजन हुआ है? 1922 में जो विभाजन हुआ है उसका मुख्य आधार था वैचारिक मतभेद। एक ग्रुप चाहता था कि वो चुनाव में भाग ले, ठीक है, एक चाहता था कि चुनाव में भाग ले और एक चाहता था चुनाव में भाग न लिया जाए। ये जो चुनाव में भाग लेने वाले लोग थे या चुनाव में भाग लेने का समर्थन करने वाले लोग थे, इन्होंने ही जो नई पार्टी का गठन किया है उसका नाम है स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी क्या है? वह दल है कांग्रेस से अलग हुआ वह दल जो कि चुनाव में भाग लेकर के, चुनाव जीत करके, सरकार में शामिल हो करके और फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो हैं स्वराज पार्टी के लोग। ठीक, अब महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछे गए हैं यहाँ से? तो दिसंबर 1922 का अधिवेशन था, गया अधिवेशन। गया कहाँ पे है? बिहार में। तो इस गया अधिवेशन में आपसी मतभेद हुआ है नेताओं के बीच में। कुछ चाहते थे कि, कुछ समर्थन कर रहे थे कि चुनाव में हमें भाग लेना चाहिए, कुछ कहते थे कि हम सरकार में शामिल होकर के सरकार के हिस्से बन जाएंगे, ना कि उनका विरोध कर पाएंगे। तो कुछ लोग थे जिसमें कि CR दास और मोतीलाल नेहरू प्रमुख नेता थे, जिन्होंने अपनी अलग विचारधारा के अनुरूप कांग्रेस से अलग होकर के एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था विधान मंडलों में चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, सरकार में शामिल होना और सरकार में रह करके सरकार का विरोध करना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सेठ गोविंद दास स्वराज दल की अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया। ठीक है, तो केंद्र स्तर पर CR दास और मोतीलाल नेहरू और छत्तीसगढ़ में सेठ गोविंद दास। इस आंदोलन के दौरान या इस आपके पार्टी में छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता कौन कौन हैं? तो रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा, बिलासपुर में ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त, राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ये सभी ऐसे लोग हैं जो भविष्य में चुनाव लड़ते हुए हमको नजर आएंगे। और मतलब छत्तीसगढ़ के इतिहास में 1920 से लेकर के 1922 से लेकर के 1947 के बीच में इनका जिक्र बार बार आएगा कि कभी कोई जो है वो मुख्यमंत्री बन गया, कभी कोई विशेष किसी विशेष विभाग का मंत्री बन गया है। इस तरीके से ये सभी लोग वो जो है वो अब चुनावी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए थे। रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा, राघवेंद्र राव, छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त और ठाकुर प्यारेलाल, इन लोगों का नाम विशेष रूप से याद रखना है। ठीक, अब इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम किस चीज़ का? स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ है और ये जो चुनाव लड़ने का शुरुआत हुआ है, इसका परिणाम क्या निकला? तो परिणाम ये निकला कि 1923 का जो चुनाव हुआ, प्रांतीय चुनाव कहने का मतलब है मध्य प्रांत और बरार का चुनाव। मध्य प्रांत और बरार में जो चुनाव हुए हैं, अब ये क्षेत्र कौन सा है? तो उस टाइम पे ये मध्य प्रांत और बरार कहने का मतलब था आपका MP, CG और महाराष्ट्र। इन सभी को मिला करके मध्य प्रांत एवं बरार क्षेत्र कहा जाता था। इस क्षेत्र में जो चुनाव हो रहे थे लोकल, मतलब आज के समय में विधानसभा चुनाव कह सकते हैं, उस टाइम पे यहाँ पे जो चुनाव हो रहे थे प्रांतीय चुनाव, इसमें टोटल 70 सीटों पे चुनाव हुआ था, जिसमें से 42 सीटें कौन जीत करके आया? स्वराज पार्टी जीत करके आया। स्वराज पार्टी कौन था? याद कीजिए, कांग्रेस से ही अलग हुआ संस्था थी। ठीक है, तो यहाँ पे 42 सीटें जो है वो आपके स्वराज दल को मिल गई या स्वराज पार्टी को मिल गई, या इनडायरेक्टली कहें तो कांग्रेस ने इन सीटों पर विजय प्राप्त की। और अब इनको सरकार बनाना था, तो इन्होंने सरकार का गठन किया। 1923 में मध्य प्रांत विधान परिषद के निर्वाचन में फिर से इन्होंने भाग लिया और जीत करके आने वाले लोगों में पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा, राघवेंद्र राव और छेदीलाल प्रमुख थे। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने इसी चुनाव को जीतने की वजह से 1924 से लेकर के 26 तक इन्होंने एक तो स्वराज दल के सदस्य के रूप में काम किया और अपना विधानसभा में मंत्री के रूप में भी इन सभी को पद मिल गए थे। ठीक, हालांकि बाद में कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं कि ये लोग चुनाव जीत जाते हैं, फिर पूरा त्यागपत्र देके सरकार गिरा देते हैं, फिर से चुनाव हुआ, फिर चुनाव जीत जाते हैं, फिर से त्यागपत्र देके पूरे सरकार गिरा देते हैं। तो इससे जो है वो जो ब्रिटेन के जो अधिकारी थे वो बड़े परेशान होते थे कि ना तो वहाँ पे वो खुद
शासन कर रहे हैं, मतलब सरकार चला रहे हैं, ना तो ब्रिटिश सरकार को सरकार चलाने का मौका दे रहे हैं। इस तरीके से ये जितने भी स्वराज दल के लोग थे ये आगे चल करके अंग्रेज़ों को बहुत परेशान करने वाले हैं। ठीक, खैर यहाँ पे हमने बात किया कि 1923 का चुनाव हुआ है और 24 से लेकर के 26 तक छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के इन 4 मेंबर्स का कार्य संपन्न रहा। रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्त और ठाकुर छेदीलाल। इसके बाद में पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में एक चीज़ ये है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं थे। अब ये बिंदु इसलिए लिखा गया है क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न का फॉर्मेट इस तरीके का था। पूछा गया था कि इन 4 लोगों में से कौन सा व्यक्ति है जो कि स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं था। अब 3 नाम यहीं से दे दिया गया होगा, सुंदरलाल शर्मा, घनश्याम सिंह गुप्त, राघवेंद्र राव, और चौथा ऑप्शन दे दिया गया होगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो सुंदरलाल शर्मा इस स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं थे, ये चीज़ याद रखनी है बस एक लाइन में। अगला है सेवा समिति। स्वराज पार्टी ने अपने प्रचार के लिए सेवा समिति नाम की एक संस्था का गठन किया था। ये भी चीज़ बिल्कुल एक लाइन में फैक्ट के तौर पे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्वतंत्र दल। अब ये एक नया दल का नाम है स्वतंत्र दल। ठीक है, कांग्रेस से अलग हुआ है कौन सा? कांग्रेस से अलग हुआ है स्वराज दल और एक नया दल उभर करके आया है, इसका नाम क्या है? स्वतंत्र दल। ठीक है, तो इन दलों के नाम याद रखना है, प्रमुख नेता कौन थे ये याद रखना है। स्वतंत्र दल इसका गठन हुआ है 1925 में। नेता हैं ई राघवेंद्र राव, अन्य सदस्यों में रविशंकर शुक्ल और छेदीलाल। याद आ रहा है ये सभी वही लोग हैं जो कि इस दल में हैं, आपके स्वराज दल के भी सदस्य हैं। स्टोरी ये है, स्वतंत्र दल के गठन होने का कारण क्या था? 1925 में CR दास की मृत्यु हो गई। CR दास कौन है? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वराज दल का गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। उसके बाद में स्वराज दल में फूट पड़ने लगी थी। जैसे कांग्रेस से अलग होकर के स्वराज दल बना था, वैसे ही स्वराज दल में जो मुख्य नेता थे उनकी मृत्यु के बाद में स्वराज दल में फूट पड़ने लगा और वहाँ से फिर स्वतंत्र दल का गठन किया गया। ठीक है, तो स्वराज दल में फूट पड़ने लगी और इसी के परिणाम स्वरूप स्वराज दल का गठन किया गया। स्वराज दल में फूट पड़ गई और स्वतंत्र दल का गठन किया गया। तो इस पूरे इवेंट के दौरान जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारे काम के लिए वो ये हैं, 1927 में राघवेंद्र राव के द्वारा शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। ठीक, चुनाव तो जीत चुका था कौन? आपका स्वराज दल। स्वराज दल में राघवेंद्र राव शिक्षा मंत्री थे और शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। 12 जनवरी को पुनः गवर्नर ने राघवेंद्र राव को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? ये जो जितने भी लोग थे आपके स्वराज दल के, वो क्या कर रहे थे? यहाँ पे साइमन कमीशन के विरोध में त्यागपत्र दे दिए थे। ठीक है, और भाई उनके जितना सीट प्राप्त करने वाला कोई और पार्टी नहीं था, इसीलिए 12 जनवरी को गवर्नर ने राघवेंद्र राव को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया था और फरवरी 1927 को ई राघवेंद्र राव ने बहुमत सिद्ध कर लिया और इनको मुख्यमंत्री बना लिया गया। मुख्यमंत्री के साथ साथ ये शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिए थे। लेकिन फिर समस्या ये हो जाती है कि इनमें आपस में मतभेद होने की वजह से कुछ लोगों ने इनसे अपना समर्थन वापस ले लिया था। मतलब सरकार जो है वो मेजॉरिटी लूज कर चुकी थी और फिर से ये सरकार गिर गई थी। ठीक है, अब सरकार गिरने के बाद में ये जितने लोग थे सब फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ठीक, तो प्रश्न क्या क्या पूछा है? प्रश्न याद रखिएगा, 1927 में शिक्षा मंत्री कौन थे? ई राघवेंद्र राव। 1927 में शिक्षा मंत्री के रूप में किसने कार्य किया था या किस कमीशन का आगमन हुआ था? तो जब ये शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे थे उसी समय साइमन कमीशन का आगमन हुआ था और साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। ई राघवेंद्र राव कौन कौन से पद पर कार्य कर चुके हैं? तो ये एक कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, स्वराज दल के नेता रह चुके हैं, स्वतंत्र दल के नेता रह चुके हैं और साथ ही ये शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो इनके पदों से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, अगला है झंडा सत्याग्रह के बारे में।
झंडा सत्याग्रह का मतलब है कि झंडा फहराने के लिए जो किए गए प्रयास हैं। अब प्रयास किस तरीके के, भाई उस समय भारतीय झंडा फहराना जो है वो देशद्रोह माना जाता था। देशद्रोह कहने का मतलब है कि अंग्रेजों के नज़र में देशद्रोह। तो अंग्रेजों के उद्देश्य पर पानी फेरने के लिए या अंग्रेजों को कह सकते हैं कि प्रोवोक करने के लिए भारतीय जो क्रांतिकारी नेता थे ये झंडा फहराया करते थे। ठीक, इस समय हमारे तिरंगे पे कौन सा सिंबल बना हुआ था, तो चरखा का सिंबल बना हुआ था। ठीक है, चरखा युक्त तिरंगा जो है वो कांग्रेस का प्रतीक हुआ करता था। पहली बार झंडा सत्याग्रह का शुरुआत किया जाता है 11 मार्च 1923 में जबलपुर के टाउन हॉल से। जबलपुर के टाउन हॉल में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया जाता है। इसके बाद सेकंड टाइम होता है बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया जाता है। और इसके बाद में नागपुर में 1923 में नागपुर में झंडा फहराया जाता है और यहाँ पे नेतृत्व करता थे जमनालाल बजाज। जब पहली बार जबलपुर में झंडा फहराया गया, डेट क्या था, 11 मार्च 1923। इसके ठीक कुछ दिनों बाद, लगभग 20 दिनों के बाद सेकंड चरण हुआ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी तिरंगा फहराया गया। कहाँ पे, बिलासपुर के टाउन हॉल में। और इसके फिर कुछ दिनों बाद नागपुर में झंडा फहराया गया है 1923 में, अप्रैल में 13 अप्रैल 1923 में। वहाँ पर नेतृत्व करता थे जमुनालाल बजाज। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके अलावा झंडा सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ की क्या सहभागिता थी, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के धमतरी तहसील में सबसे ज़्यादा लोग इस सत्याग्रह में शामिल हुए हैं, मतलब झंडा सत्याग्रह में शामिल हुए हैं, जिनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में धमतरी तहसील में सबसे ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं। यही प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक लोग छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र से शामिल हुए थे, तो धमतरी से शामिल हुए थे 100 लोग। इसके अलावा शामिल सदस्यों में श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव, विशंभर लाल पटेल, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। ये 3 लोगों का नाम एग्जाम में पूछा गया था। अगला है, ये एक फॉर्मेट है प्रश्न का जो पूछा गया है कब, CGPSC AP असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में। 1923 में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में भाग लेने वाले लोगों में कौन कौन शामिल थे, तो श्यामलाल सोम का नाम हमने पढ़ लिया, परदेशी राम ध्रुव का नाम पढ़ लिए। इसके अलावा नारायण राव गनोद वाले, इनका नाम हमने कहीं नहीं पढ़ा था। और विशंभर लाल पटेल, इनका नाम हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन सी करेक्ट था यहाँ पे। अगला है कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन। काकीनाडा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। असल में काकीनाडा में जब अधिवेशन हो रहा था तो छत्तीसगढ़ के जितने लोग थे वो बस्तर होते हुए आंध्र प्रदेश पहुँचना चाह रहे थे। ठीक है, और यहीं पे आंध्र प्रदेश जब जा रहे थे तो ये लोग बस्तर के रास्ते गए हैं। और जब जाने का इनका जो पूरा शेड्यूल था, लोगों को पता था कि इस रास्ते से आएंगे, तो लोग इनको फूल माला पहना करके इनका स्वागत कर रहे थे। यही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। क्या क्या चीज़ें, कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन कब हुआ है, 1923 में। काकीनाडा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद अली। अध्यक्ष मोहम्मद अली थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में नेता कौन थे, नारायण राव मेघावाले। इन्हीं के नेतृत्व में 25 लोगों का एक ग्रुप जो है वो बस्तर के रास्ते आंध्र प्रदेश जाता है। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण इवेंट है अछूतोद्धार कार्यक्रम। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं अछूतोद्धार कार्यक्रम के बारे में, जो कि 1925 में हुआ है। केंद्र स्तर पर गांधी जी जो जो कार्यक्रम चला रहे थे, लगभग वैसे ही कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में सुंदरलाल शर्मा चला रहे थे। ठीक है, तो इनको हम छत्तीसगढ़ का गांधी भी कह सकते हैं। गांधी जी बाद में इनको अपना गुरु का दर्जा भी देते हैं। किस संदर्भ में गुरु का दर्जा देते हैं, अछूतोद्धार के संदर्भ में। ठीक है, जब गांधी जी अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाना चाह रहे थे, उससे पहले ही सुंदरलाल शर्मा जो हैं वो राजीव लोचन ने या राजिम ने यह कार्यक्रम ऑलरेडी चला चुके थे। ठीक है, तो फिलहाल ये केंद्रीय स्तर पर जो अछूतोद्धार कार्यक्रम चल रहा था उसकी बात हो रही है। राजिम में इसको शुरू किया गया पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। रायपुर में सनातनी आश्रम की स्थापना की गई और अछूतोद्धार कार्यक्रम के लिए इन्होंने एक
कार्यक्रम फिक्स किया था कि जो भी दलित वर्ग के हैं या कह सकते हैं कि उस समय जो विशेष समूह के जो लोग थे जिनको कि मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उनको पंडित सुंदरलाल शर्मा चाहते थे कि राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश करवाया जाए, ठीक है, वहाँ पे भी उनकी एंट्री की जाए। लेकिन जब 23 नवंबर 1925 का दिन आया तो इन्होंने ये देखा कि राजीव लोचन मंदिर की सुरक्षा में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। इस बात का आकलन करते हुए कि हो सकता है यहाँ पर हिंसा भड़क जाए, इसीलिए इन्होंने राजीव लोचन मंदिर की जगह पे वहीं पे राम मंदिर में जो अछूत थे उनको प्रवेश दिलाया और अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बाद में गांधी जी ने अपने द्वितीय आगमन के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु घोषित किया, ठीक है, अछूतोद्धार कार्यक्रम, क्योंकि गांधी जी बाद में सोचते हैं इसके बारे में, लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा ये कार्यक्रम पहले ही इम्प्लीमेंट कर चुके थे। ठीक, तो इस टॉपिक के बारे में लगभग यही कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अछूतोद्धार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 23 नवंबर 1925 को। कहाँ हुआ था? राज्य में प्रमुख नेता कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। सनातनी आश्रम की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो जो अछूतोद्धार कार्यक्रम था उसी दौरान सनातनी आश्रम की स्थापना हुई थी रायपुर में 1925 के दौरान। और किस मंदिर में प्रवेश कराने का उद्देश्य था? राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराने का उद्देश्य था, लेकिन कहाँ प्रवेश करवाया गया? तो राम मंदिर में प्रवेश करवाया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। अगला है रायपुर जिला परिषद संघर्ष 1927 से लेकर के 37 के बीच में। मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के जो सदस्य थे वो अब चुनाव में पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुके थे। 1927 का समय था। 1927 से लेकर के 1930 तक पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर जिला परिषद या इस काउंसिल के सदस्य रहते हैं, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अध्यक्ष रहते हैं। इस दौरान उनको जेल भेज दिया गया था। अब वो जेल से ही काउंसिल का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जब वो जो काउंसिल का चुनाव लड़ते थे तो जीत जाते थे, बार बार वहाँ जेल से भी जीत जाते थे। अब उन्होंने क्या किया, जितने यहाँ के लोकल टीचर्स थे जो सरकारी स्कूलों में कार्यरत थे, उनको ये क्या करते थे, स्पाई या जासूस के तौर पे कार्य करते थे। उनसे जासूस के जैसा काम, मतलब जासूस की सेवाएं लेते थे, कह सकते हैं, खबरी के तौर पे। मतलब वो कुछ खबर होता था, जो ब्रिटिशर्स की खबरें होती थी वो कांग्रेस तक पहुंचाया करती थी या फिर यहाँ के जो लोकल क्रांतिकारी नेता थे उन तक पहुंचाया करती थी। इन सब चीज़ों के बारे में जब अंग्रेज़ों को पता चला तो उन्होंने बीच में जो रविशंकर शुक्ल थे उनको जेल में ही इन चीज़ों के लिए वार्निंग देना शुरू कर दिया। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, इन निरीक्षकों का जो पोस्ट है, जो टीचर्स थे ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको एक नया कोड नाम दे दिया। उनको कहा गया व्यायाम शिक्षक। ठीक, इनको एक नाम दे दिया गया व्यायाम शिक्षक। तो ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि व्यायाम शिक्षक किसके समय में थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल के समय में, या उनके द्वारा घोषित किया गया लोगों का एक समूह था, टीचर्स का एक ग्रुप था जिसको व्यायाम शिक्षक कहा जा रहा था। ये लोग क्या करते थे, ये राष्ट्रवादी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों से चिढ़ होती थी किनको? ब्रिटिशर्स को। इसीलिए उन्होंने क्या किया, आगे चल करके इस काउंसिल को ही भंग कर दिया। लेकिन जब दोबारा इसमें चुनाव करवाया गया तो फिर से कौन जीत गए? रविशंकर शुक्ल जीत गए और अध्यक्ष बन जाते हैं। इसीलिए उन्होंने 11 नवंबर 1930 को इस काउंसिल को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। ठीक, यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है व्यायाम शिक्षक, एक तो है ये 11 नवंबर 1930 का दिन। पूछा गया है कि रायपुर जिला परिषद को किस तिथि, स्पेसिफिकली डेट पूछा है, कौन से डेट पे भंग कर दिया गया था? तो 11 नवंबर 1930 को। कितने समय के लिए भंग किया गया? 3 वर्ष के लिए। ठीक, लेकिन अब यहीं पे एक और चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। जो एग्जैक्ट डेट है, जो मूल स्रोत है, वहाँ पे बताया गया है कि ये डेट है 11 नवंबर 1930, लेकिन जो पीएससी में प्रश्न पूछा गया है, व्यापम में प्रश्न पूछा गया है, वहाँ पर कौन सा डेट लिया गया है?
12 जून 1930 का डेट लिया गया है। ठीक, तो हमको आयोग के हिसाब से ये अपना आंसर चूज़ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे याद रखिए कि ये वाला आंसर आपको नहीं लेना है। रायपुर जिला परिषद को 12 जून 1930 को भंग किया गया था, ये आयोग द्वारा लिया गया आंसर है और हमें इसी के अनुरूप अपना आंसर लेना है। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए कि जिला परिषद, रायपुर जिला परिषद को कब भंग किया गया था, तो 12 जून 1930 को भंग किया गया था। कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। ठीक, इसी दौरान 1930 से लेकर के 34 तक स्थगित रहा काउंसिल और 1934 को फिर से इस पूरे काउंसिल का प्रबंधन का दायित्व किसको सौंप दिया गया? रविशंकर शुक्ल को। और इन्होंने 1935 में एक पत्रिका का संपादन किया, इसका नाम है उत्थान। इसका नाम है उत्थान पत्रिका। ठीक है, यह प्रश्न भी पूछा गया है बार बार। उत्थान पत्रिका का संपादन कब किया गया, कौन किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो 1935 में किया गया और रायपुर जिला परिषद के द्वारा उत्थान पत्रिका निकाला गया था। अगला एक प्रश्न पूछा गया है, व्यायाम शिक्षक के रूप में प्रमुख भागीदारी किसकी थी? तो खूबचंद बघेल व्यायाम शिक्षक के रूप में प्रमुख लीडर थे। अगला है यूथ लीग। यूथ लीग युवा दल। यूथ लीग का गठन कब किया गया? सिंपल सा ये प्रश्न पूछा है 1928 में। और जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, युवकों को, जो नए युवक थे, नवयुवकों को इस पूरे कह सकते हैं कि राजनीति में या देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए इस लीग का गठन किया गया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ और यतियतन लाल जैन। ठीक, इस तरीके से छत्तीसगढ़ में ये प्रमुख इवेंट्स घटित हो रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929-30 के आसपास शुरू होता है। ठीक है, 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया और 1930 में यह जो आंदोलन है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हमको पता है, इंडियन हिस्ट्री में अगर पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप वहाँ से पढ़ने का इसको कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ, फिर यहाँ पे कब झंडा फहराया गया, फिर 26 जनवरी को ही हम क्यों गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, या फिर 26 जनवरी का डेट ही क्यों चूज़ किया गया। ये सब स्टोरी इसी से ही संबंधित है। ठीक है, ये जो पूरा टाइम है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का, यहाँ पे जो बैकग्राउंड में कुछ स्टोरी घटित हो रही थी उन्हीं से ही संबंधित है, उनकी चर्चा मैं फिलहाल यहाँ नहीं कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ रहा था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली चीज़, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, वहीं पे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव पड़ी और छत्तीसगढ़ से शामिल होने वाले टोटल सदस्य थे इसमें 50 कार्यकर्ता यहाँ पर लाहौर गए थे इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए। जब यह आंदोलन शुरू हो गया था, ठीक है, मतलब ऑफिशियली जब घोषित कर दिया गया, तो रायपुर में इस आंदोलन का संचालन किस तरीके से हुआ है, इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पूछा गया है, रायपुर जिला कांग्रेस की स्थायी समिति की बैठक 3 फरवरी 1930 को हुई और इसके बाद में पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया गया 6 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल 1930 तक। ठीक, अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, झंडा दिवस, बहिष्कार दिवस, महिला दिवस, ये सभी जो है वो इसी आंदोलन के कार्यक्रम के रूप में आयोजित हो रहे थे। पूर्ण स्वराज सप्ताह 6 अप्रैल से 13 अप्रैल मनाया गया, यह महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया है। रायपुर में इस आंदोलन के नेता कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगला प्रश्न है यहाँ से, नमक कानून। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें मुख्य रूप से गांधी जी की जो भूमिका थी वो दांडी मार्च में थी। दांडी मार्च में आपको पता है कि 12 मार्च 1930 को साबरमती से पैदल चलकर और 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 पहुँचे थे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे थे, जहाँ पे इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। यही दिन था जब 6 अप्रैल 1930 का दिन था, इसी दिन पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और
8 अप्रैल 1930 का दिन है। वहाँ पे गांधी जी ने 6 अप्रैल को नमक बनाया। जैसे ही पूरे देश में खबर फैली कि अब नमक कानून जो है वो तोड़ा जा चुका है, तो 8 अप्रैल 1930 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। ठीक है, 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और उसके बाद जैसे जैसे जिस राज्य में जिस तेज़ी से खबर फैल रही थी, वहाँ के लोकल लीडर्स उस हिसाब से अपना कार्यक्रम निर्धारित कर रहे थे। तो जब रविशंकर जी को यहाँ पर पता चला तो इन्होंने 8 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा और गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसमें सहयोग देना, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें सहयोग देना शुरू किया। अगला है रायपुर में राजनीतिक परिषद का सम्मेलन। 1930 15 अप्रैल 1930 में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सेठ गोविंद दास। इस सम्मेलन में बहुत सारे कार्यक्रम घोषित किए गए, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो था वो था नमक बनाने का। तो जिसको जिस तरीके से नमक बनाने का प्लान सूझा उन्होंने उस तरीके से नमक बनाया। जैसे कि पंडित रविशंकर शुक्ल ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडा मिला करके नमक बना लिया ताकि नमक कानून को तोड़ा जा सके। सिंबॉलिक था कि हर व्यक्ति नमक बना सकता है। नमक जो है वो एक व्यक्ति का बेसिक राइट है, एक बेसिक अधिकार है। इसे अंग्रेजों ने क्या किया था, नमक पर टैक्स लगा करके इस मूल अधिकार को, इस मूल कह सकते हैं कि जो राइट है उसको छीनने का प्रयास किया था, प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था। गांधी जी इसके विरोधी थे और इसीलिए उन्होंने, क्योंकि भाई नमक हर व्यक्ति की ज़रूरत है, ये जात पात देख करके आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसकी, तो हर व्यक्ति को नमक की आवश्यकता थी और हर व्यक्ति को जोड़ने के लिए नमक से बेहतर ऑप्शन शायद ही कोई हो सकता था। ये इतना आवश्यक चीज़ था कि हर व्यक्ति को इसकी नीड है और ये बिल्कुल सस्ता चीज़ था। किसी व्यक्ति को इसे खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा पे करना नहीं पड़ता था, न तो तब पे करना पड़ता था, न तो अभी के समय में। तो नमक एक ऐसा टॉपिक था जिसको लेकर के पूरे देश में एक माहौल बनाया जा सकता था। गांधी जी ने इसी चीज़ को, पब्लिक की नब्ज़ को पकड़ना शुरू किया और इसी चीज़ को देश भर के नेता फॉलो कर रहे थे। इसी सीक्वेंस में रायपुर में जो राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ, यहाँ पे भी बड़े बड़े नेताओं ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, कुछ प्रमुख नेता थे सेठ गोविंद दास, द्वारका प्रसाद मिश्र, महंत लक्ष्मी नारायण दास और गयाचरण त्रिवेदी। रविशंकर शुक्ल तो पहले ही तोड़ चुके थे। 6 अप्रैल को गांधी जी ने, 8 अप्रैल 1930 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने। उसके बाद में फिर से मौका मिला तो फिर से 15 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने पे लग गए थे। ठीक, इसके बाद में इस अधिवेशन के अंत में युद्ध समिति का गठन किया गया। ये हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, बस ये शब्द महत्वपूर्ण है। युद्ध समिति का गठन कब किया गया था? 1930 में। किस आंदोलन के दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, अगला है 5 पांडव। छत्तीसगढ़ में जो आपका जो पूरा आंदोलन था, इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 5 लोगों को छत्तीसगढ़ में 5 पांडव का दर्जा दिया गया है। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, हालांकि सिर्फ यहाँ एक ही बार लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। या तो आपको 5 के नाम पता होने चाहिए और या तो आपको जितने बिंदुओं पर प्रश्न पूछे गए हैं उतने के नाम कम से कम रटे होने चाहिए। जैसे कि ये है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस व्यक्ति का दर्जा दिया गया था? इनको अर्जुन का दर्जा दिया गया था। 5 पांडव कौन कौन है आप सभी को पता होगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। यह महाभारत के 5 पांडव के रूप में जाने जाते हैं और यही जो है वो छत्तीसगढ़ में 5 लोगों को 5 पांडव का दर्जा दिया गया। जैसे कि वामन राव लाखे को युधिष्ठिर का दर्जा दे दिया, लक्ष्मी नारायण को भीम का दर्जा दे दिया गया, ठाकुर प्यारेलाल के बारे में पूछा गया है, अर्जुन का दर्जा मिला इनको, अब्दुल रऊफ को नकुल का दर्जा मिला और शिवदास डागा को सहदेव का दर्जा मिला। आप जिस भी तरीके से हो, कोई फनी सा कोई स्टेटमेंट बना के, कोई लाइन बना के या कोई एक्रोनिम बना के इन सभी का नाम और कौन से पांडव का नाम इनको मिला था, ये चीज़ याद रखिएगा। कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाए तो ये बहुत ईजी सा चीज़ है। ठीक है, इनको यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए कम से कम। तो युधिष्ठिर, वामन राव लाखे, भीम, लक्ष्मी नारायण, अर्जुन, प्यारेलाल, नकुल, अब्दुल, सहदेव, शिवदास। ठीक, युधिष्ठिर, वामन राव, भीम, लक्ष्मी नारायण, अर्जुन,
प्यारेलाल, नकुल, अब्दुल, सहदेव, शिवदास। ठीक, तो चाहे जैसा भी आपका दिमाग इसमें चलता हो, इन 5 लोगों का नाम और इन 5 पांडवों का नाम याद रख लेना है। अगला है धमतरी में, ये सब जो हम देख रहे थे वो तो रायपुर में संचालित हो रहा था। धमतरी में सविनय अवज्ञा का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, यहाँ पे क्या कार्यक्रम अपनाए जा रहे थे। पहली चीज़, यहाँ पे नेता थे नारायण राव मेघावाले, इन्होंने भी नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया। इसके अलावा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए नथुजी जगताप के निवास स्थान पर। 1 मई 1930 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। बिलासपुर में क्या कार्यक्रम संचालित था? बिलासपुर के प्रमुख नेता थे दिवाकर कार्लिकर और इन्होंने शराब दुकानों के सामने धरना देना शुरू कर दिया था। बिलासपुर के ही सनिचरी बाजार के आसपास सेठ गोविंद दास ने अपना संबोधन दिया। साथ ही जिला राजनीतिक परिषद, जो कि 1930 में जो बैठक हुई, यहाँ पे टाउन हॉल में बैठक रखी गई और इसके नेता अध्यक्षता कर रहे थे बैरिस्टर छेदीलाल। 17 मई 1930 को ठाकुर प्यारेलाल सिंह की अध्यक्षता में जिला परिषद का गठन किया गया। ठीक है, 1930 को बिलासपुर में जिला परिषद का गठन किया गया। 18 मई 1930 क्रांति कुमार भारती ने यहाँ पर जुलूस निकाला। ठीक है, बिलासपुर में ही सारी घटनाएं हो रही हैं, बिलासपुर में ही शनिचरी बाजार है, बिलासपुर में ही ये जो जिला परिषद है 1930 में गठित हो रहा है। इसके अलावा बिलासपुर में शासकीय स्कूल में झंडा फहराया गया है। टाउन हॉल में झंडा फहराना अलग है, झंडा सत्याग्रह अलग है, और नागपुर में एक बार झंडा सत्याग्रह होगा, नागपुर में झंडा फहराया जाएगा, वो अलग है। और आज़ादी के समय जो झंडा वादन होता है अलग अलग जगहों पे, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी को थोड़ा सा सेग्रीगेट करके अलग अलग करके याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रथम चरण था उसको सेलिब्रेट करने के लिए बिलासपुर में शासकीय स्कूल में झंडा फहराया गया है 8 अगस्त 1930 को। कहीं पे मिलता है 4 अगस्त 1930, तो आपके हिसाब से जो भी ठीक लगे। और रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि 4 अगस्त वाला जो डेट है वो व्यापम अपना आंसर लेता है और 8 अगस्त वाला डेट को सीजीपीएससी अपना आंसर लिया है। तो जिस हिसाब से आप एग्जाम दे रहे हैं उसके हिसाब से अपना डेट चूज कर लीजिएगा। व्यापम की परीक्षा में 4 अगस्त दिया होगा तो 4 अगस्त करेक्ट आंसर है। पीएससी की परीक्षा में अगर ये दोनों आंसर दिया गया हो, दोनों ऑप्शन दिया गया हो तो 8 अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन या बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर सकते कि कौन सा डेट करेक्ट है कौन सा नहीं है। पीएससी ने इसका आंसर लिया हुआ है और आगे भी इसको आंसर करेक्ट माना ही जाएगा। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही बिलासपुर के हाई स्कूल में क्रांति कुमार भारती ने झंडा फहराया। ठीक है, क्रांति कुमार भारती ने ही मई में जुलूस निकाला था और अगस्त में झंडा फहरा रहे हैं। अगला है, इस पूरे इवेंट के दौरान क्या होता है कि एक जगह पे इन्होंने झंडा फहरा दिया था जो कि 3 दिनों तक फहर ही रहा था। ठीक है, स्कूल में झंडा फहरा दिया था और 3 दिनों तक उसको उतारा नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने ये देखा कि झंडा कंटिन्यू फहराया गया है, उसको उतार नहीं रहे हैं, तो जा करके खुद उतारने लग गए। बाद में छात्रों ने उनका विरोध किया और इस विरोध के रिटेलिएशन में या फिर यूँ कह सकते हैं कि नाराज़गी में अंग्रेज़ों ने कालीचरण नाम के एक व्यक्ति को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया, उसको कारावास की सज़ा दे दी। ये कारावास की सज़ा या कालीचरण किस जगह से संबंधित है, किस घटना से संबंधित है? तो ये पूरा संबंध है बिलासपुर से। बिलासपुर में जो शासकीय स्कूल में झंडा वादन हुआ है, झंडा फहराया गया है, उसी से ये पूरा घटना संबंधित है। ठीक है, अगला है बिलासपुर में वानर सेना का गठन किया गया 1930 में ही। सविनय अवज्ञा आंदोलन के सपोर्ट में वानर सेना का गठन किया गया है। इसके अलावा वानर सेना के गठन का नेता कौन था? बिलासपुर में नेता कौन था? वासुदेव देवरस। अब ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है? प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रायपुर में भी ऐसा ही एक वानर सेना का गठन होता है। रायपुर में वानर सेना का गठन कौन किए थे? बलीराम आज़ाद। बलीराम आज़ाद जो है वो रायपुर में संस्थापक है वानर सेना के। लेकिन जो बिलासपुर का वानर सेना है, वानर सेना का मतलब है छोटे बच्चों की सेना। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनकी सेना को ही वानर सेना कहा गया है। तो बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक हैं वासुदेव देवरस, जबकि रायपुर में संस्थापक हैं बलीराम आज़ाद। ठीक है, बिलासपुर की वानर सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के
प्रथम चरण के दौरान हुआ है, मतलब 1930 के समय में। और रायपुर में जो वानर सेना का गठन हुआ है उसको स्थापित किया गया है बलीराम आजाद के द्वारा द्वितीय चरण के दौरान में। ठीक है। अगला है बिलासपुर में ही राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन हुआ है 18 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक। और बिलासपुर में नमक कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों में ठाकुर छेदीलाल, शिव दुलारे मिश्र, यदुनंदन प्रसाद, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। बस याद रखिएगा बिलासपुर में भी नमक कानून का उल्लंघन किया था कुछ प्रमुख नेताओं ने। अगला है मुंगेली में। मुंगेली पहले जब बिलासपुर का हिस्सा था तब ये प्रश्न अलग से नहीं पूछता था, अभी भी अलग से शायद ही पूछा जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इतिहास में बड़े जिलों के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं। अब हिस्टोरिकल एविडेंस खोजते चले जाएंगे कि मुंगेली में कौन सी जगह पे हुआ था या मुंगेली क्षेत्र में कौन कौन से नेता थे, तब तो शायद बहुत सारी हिस्ट्री को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए याद रखिएगा बिलासपुर में ये प्रमुख नेता थे। मुंगेली से संबंधित अभी कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है। दुर्ग में पूछा गया है, दुर्ग में क्या क्या हुआ है। 1930 में प्रमुख आंदोलनकारियों की चर्चा करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित होकर के दुर्ग में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, रामचंद्र देशमुख, वाई तामस्कर और रत्नाकर झा, ये सभी जो है वो आज के डेट में भी महत्वपूर्ण नाम हैं, क्योंकि इनमें से कुछ नाम के स्कूल कॉलेज अभी भी संचालित हैं। ठीक है। इन्होंने दुर्ग में नमक बनाकर इस आंदोलन का शुरुआत किया है। इसके अलावा विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना की गई है। इसके अलावा किसान सभा का स्थापना किया गया है। विद्यार्थी कांग्रेस और किसान सभा का स्थापना किया गया है दुर्ग में। दुर्ग में किसान सभा का संस्थापक कौन है? उदयराम। और विद्यार्थी कांग्रेस के संस्थापक हैं गंगाधर और चंद्रिका। साथ में गणेश सिंगरौल, इनका भी नाम आता है, लेकिन इनमें ज़्यादा करके प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, तो आप यहाँ पे बस नाम याद रखिएगा कि किसान सभा और विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई है या किस घटना से संबंधित है। तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण से संबंधित है। ठीक। बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जब दमन करने की बात आती है तो बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अलग अलग क्षेत्र से जो नेता प्रमुख रूप से आंदोलन का संचालन कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया, जैसे कि पंडित रविशंकर शुक्ल, वामनराव राकेश, शिवदास डागा, अब्दुल रऊफ ठाकुर, प्यारेलाल सिंह, ये सभी गिरफ्तार हो जाते हैं और धीरे धीरे यह आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाता है। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम छत्तीसगढ़ में प्रमुख जंगल सत्याग्रह की चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।